वेलकम टू दिस चैनल। आज की जो वीडियो है इट्स एक्सट्रीमली क्रूशल। आज हम जो है वो वर्ल्ड टाइम्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। वर्ल्ड टाइम्स अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो ये एक मैगज़ीन है जो कि वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूशन है, वो जारी करता है हर महीने। इसके अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स दिए जाते हैं, बहुत क्रूशल होते हैं और ये आपकी तैयारी के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके ये जो मैगज़ीन है इसको बहुत सारे टॉपर्स ने रिकमेंड किया है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम जो है ना इन टॉपिक्स को ना सिर्फ इनको हम समझें कि क्या बात की गई है, बल्कि इनमें से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमने ड्राइव करने हैं जो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ना सिर्फ जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स बल्कि इकोनॉमिस्ट, डॉन और इस तरह के जितने भी मैगजीन्स का मैं रिव्यू करूं और आपको ये बताऊं कि ये जो है ना आप अपने एग्ज़ाम्स में जो है वो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि हम इन आर्टिकल्स को पढ़ के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ड्राइव कर सकें जो कि हम यूज़ कर सकें अपने क्वेश्चंस में जो हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस जो मैगज़ीन है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, देख लीजिए कि जो आपका ये मैगज़ीन है इसके बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो जनरल है, यानी उसके अंदर आपको मिल जाएगा एडिटर को जो भी लेटर्स लिखते हैं, एडिटर का कोई मैसेज होता है या कोई बिल्कुल वन पेजर जैसे होता है ना, आपका कोई टॉपिक हो तो उस तरह का आपको जो है वो मिलता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो हमें जो है वो यहाँ इंटरनेशनल पोर्शन मिलता है। इंटरनेशनल पोर्शन में बेसिकली क्या होता है, इस पोर्शन के अंदर आपको तमाम जितने भी इवेंट्स इंटरनेशनली अकर हो रहे हैं ना वो मिलते हैं। ये जो हम मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि ये अप्रैल 2024 का मैगज़ीन है, ठीक है? इंशाल्लाह आगे जैसे-जैसे जो भी हमारे पास मंथ्स आते जाएँगे, उसके अंदर हम इन मैगज़ीन्स को जो है वो इंशाल्लाह क्लियर करते जाएँगे। अभी जो हमारे पास ये वाला मैगज़ीन है, इसके अंदर हमारे इंटरनेशनल में इस दफ़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल अ, वाले पोर्शन के अंदर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रीइन्वेंटिंग द यूनाइटेड नेशंस, मॉरल्स एंड पॉलिटिकल हेजेमनी। बिल्कुल आपने ये नाम देखकर घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमें ये अपने फिंगर टिप्स पर होगा और हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो किसी और ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। हम ऐसे इसमें से आर्ग्यूमेंट्स जो है वो निकालने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा इसके अंदर आगे जाएँगे तो देखेंगे कि इसके अंदर नेशनल पोर्शन है। नेशनल पोर्शन के अंदर इन्होंने जो है वो इस दफ़ा 6 टॉपिक्स दिए हैं। ये आप लोगों के सामने जो है वो टॉपिक्स की डिटेल है। अब नेशनल के अंदर एज़ द नेम सजेस्ट कि हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, लाइक द रीजंस फॉर टैक्स इवेजन, सोशल प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, की रिस्क्स टू पाकिस्तान इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म इन एनएमडीज एंड देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपने जो है वो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए ये मैगज़ीन के अंदर ना कुछ आपका पोर्शन दिया होता है, जैसे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैक्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पोर्शन होता है इनका। इसमें आप देख सकते हैं आपको थोड़ी-सी टिप्स दी होती हैं, ठीक है? एक बुक होती है जैसे थिंक एंड ग्रो रिच का आपको रिव्यू दिया गया है, ठीक है? उसके बाद जी इकोज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत मज़े का पोर्शन होता है, इसको हम देखेंगे इसमें क्या होता है। अगले पोर्शन में हमारे पास क्या है, देखें सॉल्व पेपर्स हैं, इंग्लिश एसे को सॉल्व किया हुआ है, इंग्लिश प्रेसी को, कंपल्सरी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं। तो ये जो है ना ये हमने इसमें से कोई एक पेज भी नहीं छोड़ना, हमने सारा इसको करना है। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक हमने आज इस मैगज़ीन में से करना है ना, वो हम करेंगे रीइन्वेंटिंग यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? ये आ गया हमारे पास टॉपिक। चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा-सा इसका बता दूँ कि यूनाइटेड नेशंस, इफ यू डोंट नो तो यूनाइटेड नेशंस या यूएन आपने बड़ा इसका फ़ेमस सा नाम सुना होगा। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1945 में एंड होती है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बनाया गया और इसका मकसद जो था वो ये था कि दुनिया में अमन कायम रहे, ठीक है? उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अच्छा, अब देखें टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी होती है ना किसी भी मैगज़ीन को पढ़ते हुए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, आपने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है क्या। अब देखें ये है रीइन्वेंटिंग द यूनाइटेड नेशंस। रीइन्वेंटिंग, इन्वेंट करना होता है ईजाद करना, यानी कि हमें यूनाइटेड नेशंस को दोबारा से इन्वेंट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ खराबियां हैं जो इसको फेलियर की तरफ लेकर जा रही हैं,
ठीक है? उन खराबियों को दूर करने की ज़रूरत है, हमें इसको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा, इसी को हम जो है वो आगे लेकर जाते हैं। अच्छा देखें, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसके अंदर एग्ज़ामिनर जो है वो ये क्या कहता है? अच्छा जी, एग्जामिनर ये बात कर रहा है द नियर टोटल फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू कोप विद द क्राइसिस इन रीसेंट ईयर्स इज एडिंग टू द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद द ग्लोबल बॉडीज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्पीडिली इन टाइम्स ऑफ द नीड। एग्जामिनर जो है वो अपनी बात का स्टार्ट ही इस तरह से कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी जो मसाइल दुनिया में चल रहे हैं उनको हल करने में नाकाम रहा है और बड़ी स्पीडिली ये जो है ना ये अपने फेलियर की तरफ जा रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट जो इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो सिर्फ 5 बिग पावर्स का जो है ना एक ग्राउंड है। अब 5 बिग पावर्स जो हैं वो पावर्स हैं, जैसे हमारे पास फ्रांस है, यूएस है, चाइना है। ये लोग वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर होता है कि कोई भी मसला अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर आया है और उनमें से कोई कंट्री उठ के जो है ना उसके खिलाफ वीटो कर देता है, तो फिर वो मसला जो है वो उसको सॉल्व नहीं होता। ठीक है? अब ये जैसे हमारे पास रिसेंटली इसराइल का मसला चल रहा है, तो यूएस जो है वो अपना वीटो जो है वो उसको यूज़ कर रहा है इसराइल की फेवर में। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसका यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा-सा बैकग्राउंड हमें दिया है। बैकग्राउंड के अंदर वो हमें बताते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। ठीक है? अब ये याद रखें कि ये जो छोटे-छोटे से ईयर्स आपके पास आते हैं ना, ये एमसीक्यूज़ होते हैं और ये अक्सर करंट अफेयर के पेपर्स में जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये 1945 के अंदर इन्वेंट हुई जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, करंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर्स। ठीक है? इसके अंदर बताया गया कि इसके 193 मेंबर्स हैं। अब उसके बाद क्या है जी, हमारे पास क्या अगली पैराग्राफ के अंदर बताते हैं, द मोस्ट recent example is of the Israel genocide of Palestine, which, despite full efforts, the UN could not stop. The Security Council has passed several resolutions in favor of Palestine long ago. अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसलिए बनाया गया था कि ये दुनिया में अमन कायम करेगी, लेकिन ये बुरी तरह अपने इस एजेंडा में फेल हो चुकी है। और उसकी एक रीज़न जो है वो हमने अभी सबने देख लिया है कि इज़राइल ने कैसे फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया हुआ है। वो फ़लस्तीनी जो हैं उनके जो राइट्स हैं उनको तल्फ़ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कर रहे हैं। ठीक है जी? वो वुमेन का, चिल्ड्रन का जो है वो कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया गया। हमने देखा कि राइटर ने कैसे अभी तक अपना जो ग्राउंड है उसने सेट कर लिया है। अब जो वो मेन बात जो वो करना चाहता है ना, वो करना चाहता है कि व्हाई आर रिफॉर्म्स नीडेड इन यूनाइटेड नेशंस। अब इसके ऊपर वो जो है वो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा। अब याद रखिए कि पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, और उसके अंदर वो आपसे पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, या कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर सकते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो राइटर देता है ना वो ये है कि चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि ये जो सिनेरियो है ना, जो दुनिया में जितने भी ये पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया कि हम कह सकें कि हाँ, ये जो है ना एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखिए उसने मिसालें हमें दी हुई हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया में कोविड-19 आता है, रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, रशिया जो है वो क्रीमिया को पर काबज़ आ जाता है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास है सब्सिक्वेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, के उसके बाद फिर वो यूक्रेन पर हमला करता है। उसके बाद इसराइल जो है वो एक जो भी सलूक उसने रवा रखा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसने पैदा कर दी है, पूरी दुनिया को चैलेंज में डाल दिया है। इसके ऊपर आखिर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? क्या आपने इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि 2003 के अंदर यूएस ने अटैक किया था इराक के ऊपर, जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को उन्होंने टॉपल किया था। और इस उनका जो स्टांस था वो ये था कि इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई ख़ास एविडेंस जो है ना वो उनके पास नहीं था, लेकिन उस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस खामोश रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमन को कायम करने के लिए बनी है और वो दुनिया में अमन ही नहीं कायम कर पा रही, तो दिस मीन्स कि उसको रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है ना। आपने अपना जो आर्ग्यूमेंट देना होता है ना, वो आपने इसी तरह से देना होता है कि आप अपना एक स्टांस दें, उसकी एग्जांपल दें और उसको रिलेट कर दें अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास देखिए अगला उन्होंने जो है ना अगला स्टांस उन्होंने हमें क्या दिया है, रिफॉर्म्स लॉन्ग ओवरड्यू। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो जब से कायम हुआ है ना, तब से वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर पर कायम है। मिसाल के तौर पे वो इधर हम एग्जांपल देखते हैं और इसको पढ़ भी लेते हैं। द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है, जिसका काम क्या है कि दुनिया में सिक्योरिटी को कायम करना और जितने भी इश्यूज पैदा होते हैं स्टेट्स के दरमियान, उनको रिजॉल्व करना। अब देखिए उन्होंने पहली लाइन हमारे पास क्या लिखी है, द यूनाइटेड नेशंस वाज एक्सपेंडेड इन 1965 व्हेन इट्स मेंबरशिप वाज इनहैंस्ड फॉर 6 इलेक्टेड मेंबर्स टू 10, and in 1971 when People Republic of China took the permanent seat that was previously occupied by Republic of China Taiwan। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि 1965 में ना यूनाइटेड नेशन इनका जो सिक्योरिटी काउंसिल का विंग है वो एक्सपैंड किया कि उसके जो मेंबर्स थे वो 6 से 10 मेंबर्स हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि 1971 के बाद चाइना भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर दाखिल हो गया और आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने जो है ना वो चाइना को की मदद की थी कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सके। उससे पहले जो ताइवान है ना, ताइवान क्या है बेसिकली, ये अगर आपके पास चाइना है तो इसके साथ छोटा सा ये जो उसका टुकड़ा है ना वो ताइवान है। ठीक है, आपको पता होगा कि ताइवान और चाइना के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में 1971 से पहले ताइवान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था चाइना को इन यूनाइटेड नेशंस, लेकिन उसके बाद फिर चाइना जो है वो उसमें आ गया और उसको वीटो पावर जो है वो भी दिया गया था। अब वो कह रहे हैं कि देखें कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके अंदर मेंबर्स जाहिर है कम होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं, उस टाइम उसका स्ट्रक्चर और तरह का होता है। अब वही मेंबर्स अगर 10 की बजाय 193 हो जाएं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी तो चेंजेस की ज़रूरत है ना। लेकिन तब से लेकर अब तक यूनाइटेड नेशंस का जो एक कंपोजिशन है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यानी कि जो पावर जिन चंद एक कंट्रीज के हाथ में थी उन्हीं के हाथ में पावर्स है। ठीक है, और इसके अंदर कोई खास चेंज जो है वो नहीं आया। इसी तरह से आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज इनइक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, के यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है ना वो इक्वल नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं ना, आर्ग्यूमेंट देने के लिए उन्होंने जिन फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। बाय द वे फैक्ट्स जो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ न्यूमेरिक सेंस में लिखी जाती है ना उनको फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर उन्होंने हमें क्या फैक्ट दिए हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ इनइक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, the continent of Europe has 6.6% of the total world's land area, but 60% of the representation in the United Nations Security Council। अब देखें इसको मैं बड़े ही सादा से अल्फाज में इसको आपको बताती हूँ कि क्या है। वो कहते हैं कि जो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है ना उसके पास दुनिया का जो टोटल लैंड एरिया है ना वो 6.6% है। ठीक है, लैंड एरिया बनाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी 60% रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, अब 5 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज जो है ना वो यूरोप के हैं। इसका मतलब है कि 60% रिप्रेजेंटेशन इनकी हुई। इसी तरह से वो कहते हैं कि सिर्फ 20% रिप्रेजेंटेशन एशिया की है, जबकि एशिया की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो ना हुई। आगे चल के वो बात करते हैं कि अगर हम अफ्रीका की बात कर लें तो अफ्रीका की 0 रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में, हालांकि अफ्रीका जो है वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस, इसके अंदर कोई मुनसफाना काम नहीं हो रहा, क्योंकि होना तो यूँ चाहिए था ना कि हर कंट्री को रिप्रेजेंटेशन दी जाती, या एटलीस्ट हर कंट्री को तो नहीं, एटलीस्ट हर कॉन्टिनेंट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती, ताकि वो अपने हकूक़ का मुतालबा कर सकते, ताकि जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी मौका मिल सकता कि वो अपने दुख दर्द जो है वो यूनाइटेड नेशंस में बता पाते और उनका हल भी जो है वो निकाल पाते।
जब भी वो कंट्रीज़ जाते हैं अपना कोई दुखड़ा उनके पास लेकर, तो दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो अपना वीटो यूज़ करते हैं और उनके जो दुःख दर्द हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं अनसॉल्व्ड। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला चौथा पॉइंट उन्होंने जो हमारे पास दिया है वो ये है कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि देखिए, किसी भी कंट्री का ना, जो पावरफुल कंट्री है यूनाइटेड नेशन में, वो जब भी दिल करता है वो मुंह उठाकर इन कंट्रीज़ में, लीबिया, सीरिया जैसे कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है ना वो अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे 2003 के अंदर ही आपने एग्जाम्पल अभी देखी है कि इराक के अंदर जो यूएस ने हमला किया था, तो वो क्या था कि उनकी सोवरेनिटी जो है, उनकी जो सालमियत है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया और वहाँ पर चले गए और जाकर उन पे जो है ना वो हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को जो है वो उसी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। तो ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं ना, इनकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? इनको तो वो आगे आने ही नहीं देते। इनके जो हकूक़ हैं उसकी जो है हक तलफ़ी करते हैं ये पावरफुल कंट्रीज़। अच्छा, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? नॉर्थ साउथ डिवाइड है। ठीक है, ये जो हमारे पास कंट्रीज़ है ना यूनाइटेड नेशन में, नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत ज़्यादा है। द परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप पोर्ट्रेज द बिग नॉर्थ साउथ डिवाइड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स। अब वो कहते हैं कि देखें, बहुत ज़्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अफ्रीका जो है ना, Africa, despite the fact that 75% of its work is focused on this continent, कहते हैं कि बेशक आपका ये यूनाइटेड नेशंस का जो काम है ना वो 75% फोकस्ड अफ्रीका पे है, लेकिन अफ्रीका की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं कि आगे इमर्जिंग इश्यूज जो हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड में स्पेसिफिकली पैदा हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट हमारे पास हो गया, क्लाइमेट चेंज। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि 2022 के अंदर बड़े डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे, लेकिन उसको इन इस तरह के जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं जो बड़े कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की वजह से, अब जैसे क्लाइमेट का जो इशू है, वो ज़ाहिर है कि ये जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने टन्स एंड टन्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, जीएचजी गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में एमिट की हैं। उस वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई हल ही नहीं तजवीज़ किया जा रहा यूनाइटेड नेशंस में। ज़ाहिर है कि जिन कंट्रीज़ के पास वीटो है, जिनके पास पावर है, वो क्यों अपने सर जो है वो ये दर्द लेंगे कि वो इन कंट्रीज़ के लिए जो है ना वो कुछ करेंगे। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस ये जो इमर्जिंग थ्रेट्स है ना, इनको भी हल करने में जो है वो नाकाम रही है, इसलिए इसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देना होता है ना, जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो आप उस आर्ग्यूमेंट को रिलेट करते जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब आपका जो एग्जामिनर है ना वो समझता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कोहेरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे हमने ये पढ़ लिया ना कि इनइक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है, इमर्जिंग इश्यूज हैं। ठीक है, अब इसको साथ साथ आप रिलेट करते जाएं, इस वजह से यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस वजह से यूएन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, इसके बाद डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि कौन से की एरियाज़ हैं जिसमें हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो सबसे पहले हमें डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सब कंट्रीज़ के लिए, सब स्टेट्स के लिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसके लिए एप्लीकेबल हो। हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, हमें पीस एंड सिक्योरिटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके बाद हमें जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ओके, सो आगे वो जो बात करते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स है इसकी फिजिबिलिटी के अंदर क्या रुकावटें हैं। तो देखें, ये है कि डिफ़िकल्टीज़ इन ब्रिंगिंग अमेंडमेंट्स। इसके अमेंडमेंट्स अगर आपने कोई लेकर आनी है ना, तो इनका रूल ये है कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ओवरऑल मेंबर्स उनको एग्री करना चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर 193 टोटल मेंबर्स हैं ना, तो उनमें से 129 मेंबर्स जो हैं उस अमेंडमेंट को लाने के लिए मुत्तफ़िक हों। ठीक है, जो कि एक मुश्किल काम है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, आगे वो हमसे बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो इसके क्या हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। द ऑड्स ऑफ सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स आर सीन as remote because amending the UN Charter requires an affirmative vote and domestic ratification by 2/3 of the United UN members. This includes all of the Security Council permanent members, which are unlikely to take measures that would curb their own influence. अब वो देखें कि वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट लेकर आनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या है कि एक तो 2/3 मेजॉरिटी एग्री करनी चाहिए और दूसरे सारे के सारे जो वीटो के मेंबर्स हैं ना,
ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन सबको एग्री करना चाहिए, जो कि कभी भी एक पॉइंट पर एग्री नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो काम है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। अच्छा, इसी तरह से फिर वो हमारा जो है वो कंक्लूजन कर देते हैं। कंक्लूजन भी इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, क्या कहते हैं कि विद द वर्ल्ड चेंजिंग क्विकली, द काउंसिल इज़ डेंजरसली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स मैंडेट एज़ अ प्राइमरी कस्टोडियन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि जैसे-जैसे दुनिया तेज़ी से बदलती जा रही है, वैसे-वैसे ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, ये कस्टोडियन कहते हैं, अलंबरदार है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के, उस चीज़ में फ़ेल होते जा रहे हैं। Hence, reforming the Security Council would be sensible and necessary move to balance the geopolitics in the modern era। इसलिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि द यूएन सिक्योरिटी यूएन चार्टर एंड सिक्योरिटी काउंसिल नीड टू बी रिफॉर्म्ड इमीडिएटली जस्ट डिसीजन। फिर वो कहते हैं कि इसका जो है ना, इसको रिफॉर्म करना चाहिए ताकि कोई भी जो है वो दुनिया में ज़ुल्म ना हो सके और सारे जो है वो एक पॉइंट पर मुत्तफ़िक हो सकें। अच्छा, उसके बाद एक अगला जो स्टैट है वो मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा था, जिसमें उन्होंने बताया है हमें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने कितनी दफ़ा अपना वीटो यूज़ किया है पैलेस्टीन के खिलाफ, ठीक है। 36 ऑफ द 40 वीटोज ब्लॉकिंग रेजोल्यूशंस ऑन पैलेस्टाइन वर कास्ट बाय द यूएस फॉर डेकेड्स। यानी कि वो रेजोल्यूशंस, क्योंकि फ़लस्तीनी चाहते हैं ना कि रिफॉर्म्स उनके आएँ, तो उनको उनकी इस एजेंडा को 40 वीटोज से ब्लॉक किया गया है और उसमें से 36 जो हैं वो यूएस ने दिए हैं। आपको पता होगा कि यूएस का सारा इंटरेस्ट जो है वो इज़राइल के साथ शामिल है। ओके, सो ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कैसे फेल हो गई है अपने इस पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए एंड डिफरेंट स्टफ। उसके बाद फिर हमने देखा कि आखिर कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो हम कर सकते हैं, किस तरह रिफॉर्म कर सकते हैं, किन एरियाज़ में कर सकते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी रुकावटें क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक कोटेशन है, ये भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी कोटेशन है ये, कि ये एंटोनियो ग्यूटर्स जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ है ये देख लेते हैं। अवर वर्ल्ड बैडली नीड्स, हमारी दुनिया को चाहिए रिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, द मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन डिसीजन मेकिंग। अब देखें, ये जो इस तरह का एक कोटेशन होता है ना, अगर आपका समझ लें आपका कोई ऐसे आ गया, ऐसे का पेपर आ गया, या आपका कोई क्वेश्चन आ गया, यूएन के ऊपर आप बात करें या सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म्स है उसके ऊपर बात करें, तो इस तरह की कोटेशन से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे होता है कि जैसे आपने कोई बात की और उसका एक सॉलिड सा आपने एविडेंस दे दिया। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसकी बहुत वेटेज होती है। अब देखें, ये वो काम होता है जो कोई नहीं कर रहा होता आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपको एक एडवांटेज देता है, आपको एज मिलता है दूसरों से, ठीक है। उसको खूबसूरत से मार्कर के साथ अटेम्प्ट करें तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो स्टैंड आउट करेगा। So this was it for today। और फर्दर मज़ीद डिस्कशंस के लिए JWT की, इकोनॉमिस्ट की और इस तरह के बहुत सारे फॉरेन मैगजीन्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उनमें से आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे, देखेंगे कि हम कैसे उसको नैरो डाउन करके अपने CSS PMS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना उन आर्ग्यूमेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर मेरे अंदर कोई मिस्टेक है जिसको मुझे दूर करना चाहिए, या कोई जो है ना पॉजिटिविटी है तो भी बता सकते हैं। And I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.